ये तो रोज झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आज चिट्ठी लिख दी कि ये झूठ बोल रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो शाजिया इल्मी ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी को एक नोट जारी कर इस पूरे मामले पर माफी मांगनी पड़ी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो आपको बता दें कि यहां पर सवाल उठ रहे हैं खुद आपके दावे पर, और कहीं ना कहीं जब वो एजेंसी कह रही है कि भाई हमने ऐसा कोई सर्वे करा ही नहीं, तो आपके नेता ये दावा कहां से कर रहे हैं? तो क्या आपके नेता भी झूठ बोलते हैं? कपिल हमारे साथ हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। कपिल, यहां तो एजेंसी मना कर रही है, तो फिर आपने कौन सा सर्वे करा लिया या फिर आप भी झूठ बोलते हैं? देखिए, इसको पूरा जवाब को सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम इस पूरे मामले में आने के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से माफी मांगी है। दूसरी बात यह है कि अनुपमा झा जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी इंडिया में, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया और बिल्कुल ये कंफ्यूजन हुआ कि अनुपमा झा जी के सर्वे के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम नहीं जुड़ना चाहिए था। सर्वे अनुपमा झा जी का है और उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। प्रिलिमिनरी डाटा ये बता रहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से कम हुआ है। जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, हॉकर या जिन लोगों को अपना घर बनाना होता था, जिनसे पुलिस के लोग या यानी कि आप अपने आप को खुद ही का सर्वे कराएंगे, खुद ही अपने आप को अव्वल नंबर दे देंगे और ये जनता के सामने नहीं, तो फिर आपने कहा कोई भी, यानी कि कोई भी कह देगा कि भाई हमारा हमने सर्वे किया है। सुन लीजिए, आपने कहा इंडिपेंडेंट सर्वे है। चलिए, आपकी इस बात को, आपके इस तर्क को कितना वाजिब मानते हैं रामेश्वर चौरसिया जी? एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। रामेश्वर जी, कहता हूँ कि न्यूज नेशन जाए और न्यूज नेशन पूरी दिल्ली में लोगों से पूछ ले। देखिए, आप चैनल के सर्वे तो मानते ही नहीं, आप तो चैनल के सर्वे मानते नहीं, आपको कहते हैं चैनल के सर्वे हमें नहीं पसंद, हमारे को नहीं होते हैं। एक बार पूछिए तो सही। देखिए, चैनल के सर्वे तो आपने खारिज कर देते हैं जब आपके सर्वे के खिलाफ जाते हैं। हमारा सर्वे नहीं है, इंडिपेंडेंट सर्वे है। इंडिपेंडेंट सर्वे मैं उठ के सर्वे करती हूँ और कहती हूँ कि भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है, तो आप मेरा सर्वे मानेंगे? आप करके तो देखिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, ऐसे ही कोई कुछ भी कर देगा? चलिए रामेश्वर जी, आप इस बात को कितना वाजिब मानते हैं? आपका चैनल तो बड़ा क्रेडिबल चैनल है। बिल्कुल चैनल की बात नहीं, एक इंडिपेंडेंट अनुपमा झा एक इंडिपेंडेंट शख्स है जी। रामेश्वर जी, एक इंडिपेंडेंट शख्स जी बोलिए आता है तो उसकी बात आप नहीं मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे बात? भैया आप इन्हीं से बहस कर लो, ये आपका मामला है। फिर चलिए रामेश्वर जी, आपने दिखाया अभी इनके वो झूठ जी। बोलिए। अरे मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए। आपने इनका एक झूठ दिखाया, कब सच बोले हैं इनका झूठ देख लीजिए। अभी जन लोकपाल पर क्या झूठ बोला, इतने एक्सपर्ट की राय ली, उन्होंने मना कर दिया। टाटा का लेटर छुपाए रहे, वो पब्लिक नहीं किया, मना कर दिया। इन्होंने इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूम के लिए, घर के लिए लिखते हैं कि हमको 5 हाउस का फ्लैट चाहिए। ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं और सबसे खतरनाक खेल क्या कर रहे हैं, झूठ बोल के और गायब हो जाते हैं। एक अब कानून में बदलाव होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबल लोग, एक मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। चलिए, तो शायद राजनीति ऐसा मंच है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद उस तमाम में सभी कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को झूठा कहलाते हैं, भ्रष्ट कहलाते हैं। आप सभी की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। आबिद साहब आपका, कपिल साहब आपका और रामेश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल 2014 के सियासी खेल में अहम खिलाड़ी हैं और तीनों का एजेंडा एक ही है, संसद में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को पहुंचाना। लेकिन तीनों के सियासत के स्टाइल एक नहीं। कैसे जुदा है इनके अंदाज, जाते जाते देखिए ये रिपोर्ट। 2014 के सियासी रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये तो चुनावी लड़ाई के बाद ही तय हो पाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसके सिर सजेगा पीएम का ताज। लेकिन धुआंधार चुनावी रैलियों के बीच ये 3 चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे। पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर मीडिया के तमाम सर्वे इन्हीं 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमते दिख रहे हैं। तीनों की बातों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है और इनकी बातों का असर भी दिखता है। लेकिन तीनों की सियासत की स्टाइल बिल्कुल जुदा है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भाषण की अपनी आक्रामक शैली के बूते प्रतिद्वंदियों से आगे खड़े दिखते हैं। मोदी ने बड़ी ही चालाकी से देश भर में घूम घूम कर गुजरात के विकास मॉडल की गाथा गाई और अपने ऊपर विरोधियों की ओर से चस्पा किए गए सांप्रदायिकता के धब्बे को मिटाने की कोशिश भी की। जब पार्टी ने उन्हें बतौर पीएम कैंडिडेट घोषित किया तो उन्होंने खुद को विकास के नारे से जोड़ दिया। मोदी करीब करीब हर रैली में विकास का बखान करना नहीं भूलते। हर पार्लियामेंट सीट से
एक कमल दिल्ली भेज दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस कमल पर लक्ष्मी जी को विराजित करके मैं कर्नाटक के वापस भेजूंगा। लेकिन मोदी के उलट राहुल गांधी को सियासत विरासत में मिली है। वो देश के सबसे स्थापित राजनीतिक घराने से आते हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो बदलते राजनीतिक माहौल में सबसे बड़ी कमजोरी भी। विपक्ष ने उन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन पार्टी ने जब सीधे सीधे चुनावी प्रचार के लिए उन्हें मोदी के सामने खड़ा कर दिया तो राहुल के तेवर भी बदलने लगे। अपनी छवि बदलने की खातिर उन्होंने सरकार के फैसलों से ही खुद को किनारे करना शुरू कर दिया। सरेआम सरकार के मसौदे को कूड़े में फेंकने की बात कही तो बीजेपी की मार्केटिंग ट्रिक्स पर राहुल ने अपने ही स्टाइल में हमला किया। मोदी करीब करीब अपनी हर रैली में अपने अतीत को भुनाना नहीं भूलते। चाय बेचने वाली की अपनी छवि को वो देश भर में कैश कराना चाहते हैं, लेकिन नई जिम्मेदारी और जोश के साथ सामने आए राहुल ने मोदी के इस ट्रिक पर भी करारा हमला किया। कोई खेती करता है और सबकी इज्जत करनी है। चाय वाले की इज्जत करनी है, चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है। मगर जो उल्लू